हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव। आज की जो क्लास है वो समाजशास्त्री पियरे बोर्डू की है। इनके कार्य, इनका जीवन परिचय, इन्होंने समाजशास्त्र में अपना क्या योगदान दिया है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। पियरे बोर्डू एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जो कि फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाजशास्त्र में जो अपना कार्य किया है कि समाज में शक्ति और सामाजिक वर्गीकरण, इनका जो कार्य है वो शक्ति और सामाजिक वर्गीकरण के सिद्धांतों के लिए इनको जाना जाता है। इनका जीवन परिचय पियरे बोर्डू का 1 अगस्त 1930 को फ्रांस में इनका जन्म हुआ और 23 जनवरी 2002 को इनका निधन हो गया। इनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था। इनके पिताजी डाक विभाग में एक पद पे कार्यरत थे। इनका जो शिक्षा का इन्होंने शिक्षा पढ़ाई की वो इकोल नॉर्मल सुपीरियर से दर्शन शास्त्र की इन्होंने पढ़ाई की है। जो उन्होंने अध्ययन किया दर्शन शास्त्र का, सबसे पहले तो उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, फिलॉसफी में अध्ययन किया है, लेकिन बाद में ये समाज शास्त्र की ओर इनका झुकाव हो गया। पियरे बोर्डू ने जो जब अल्जीरिया और फ्रांस का युद्ध हो रहा था उस समय उनको कार्य करने का जो अध्यापन का कार्य करने का इनको अवसर मिला अल्जीरिया में। तो अल्जीरिया में इन्होंने पढ़ाने का कार्य किया, इनको वहाँ पे पढ़ाने का अवसर मिला। तो वहाँ पर उन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अल्जीरिया के समाज का अध्ययन किया। अल्जीरिया के समाज का इन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया। उनके जो अनुभव हैं उनको उन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ही देखा है। उनसे जो प्रभावित हुए तो उसको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देख के उन्होंने अपने जो सिद्धांत हैं वो प्रस्तुत किए हैं। उनका जो मुख्य कार्य थे जो उन्होंने समाजशास्त्र से संबंधित कार्य किए हैं, जैसे हैबिटस का सिद्धांत दिया है, फील्ड और कैपिटल के जो विचार हैं वो पियरे बोर्डू के हैं। उन्होंने ये बताया कि समाज में अलग अलग प्रकार की पूंजी होती है। आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक, सामाजिक पूंजी होती है। कहते हैं कि जो पूंजी है वो अलग अलग तरह की होती है। आर्थिक पूंजी होती है, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी। ये सभी व्यक्ति के व्यवहार पे, व्यक्ति की जो स्थिति है, जो उसको अवसर मिले हैं, जो उसकी जैसी स्थिति है, तो इसकी स्थिति पे उसकी आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी का भी प्रभाव रहता है। बोर्डू का मानना था कि जो समाज की संरचनाएं हैं, जो समाज की संरचना होती है वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। एक जो संरचनावादी होते हैं वो समाज की संरचना की बात करते हैं, तो एक व्यवहार की। तो पियरे बोर्डू इसके बीच का काम करते हैं, बीच की बात करते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति पर इस जो समाज की जो संरचना है उस संरचना का प्रभाव पड़ता है। उसका जो व्यवहार है वो इस संरचना से प्रभावित होकर ही बनता है। व्यक्ति की जो समाज की संरचनाएं होती हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को एक ढांचे में डालती हैं। इससे संबंधित उन्होंने प्रतीकात्मक हिंसा की अवधारणा दी है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, लेख लिखे हैं कि समाज में वर्ग, शक्ति और सांस्कृतिक गतिशीलता का उन्होंने अध्ययन किया है। वर्ग, समाज में जो वर्ग हैं, शक्ति और सांस्कृतिक गतिशीलता का उन्होंने गहन अध्ययन किया है। 1990 के दशक में बोर्डू ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाई। 1990 के दशक में बोर्डू ने राजनीतिक मुद्दों पे और सामाजिक मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था और नव उदारवाद के आलोचक के रूप में भी कार्य किया है, भूमिका निभाई है। पियरे बोर्डू फ्रांस से हैं ये समाजशास्त्री। इन्होंने पहले जो अध्ययन किया, पढ़ाई की, वो दर्शन शास्त्र में की है। धीरे धीरे उनका झुकाव जो है वो समाजशास्त्र की तरफ हो गया। अल्जीरिया और फ्रांस का जब युद्ध हो रहा था तब उन्होंने अल्जीरिया समाज का अध्ययन किया। उस अध्ययन में उन्होंने
जो समाज का गहन अध्ययन किया उसमें समाजशास्त्री दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाकर उसका अध्ययन किया है। तो कुछ ऐसे दार्शनिक ऐसे विचार से समाजशास्त्री हैं जिनका उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा। तो वो समाजशास्त्री जिनका उनके ऊपर प्रभाव रहा कि जिससे उन प्रभावित होकर उन्होंने अपने विचार और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, उनके सिद्धांतों को, विचारों को एक दिशा मिली। तो वो समाजशास्त्री हैं जिनका प्रभाव रहा। कार्ल मार्क्स का इनके ऊपर प्रभाव रहा। कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र में जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष और आर्थिक शक्ति के विचारों को जो कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत को दिया है, इन विचारों को दिया है, तो इनसे बोर्डू जब इनका अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो इनसे प्रभावित होते हैं। इनसे प्रभावित होकर वो कार्ल मार्क्स का जो आर्थिक पूंजी का जो विचार है कि कार्ल मार्क्स आर्थिक पूंजी की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, तो उसका जब विस्तृत गहन अध्ययन करते हैं तो उसके ऊपर आधारित होकर, प्रभावित होकर उन्होंने सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक और प्रतीकात्मक पूंजी की अवधारणाएं दी हैं। बोर्डू ने ये जो पूंजी की अवधारणा दी है वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर दी है कि कैसे ये जो पूंजी है, ये जो पूंजी की अवधारणा उन्होंने दी कि कैसे ये पूंजी व्यक्ति के जो स्थिति है उसको प्रभावित करती है, व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित करती है, समाज में रह रहा जो व्यक्ति है उसकी स्थिति को प्रभावित करती है। इसके अलावा उनके ऊपर जो प्रभाव रहा मैक्स वेबर का, मैक्स वेबर ने जो सामाजिक स्थिति, शक्ति और प्रतिष्ठा का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत से भी बोर्डू के विचारों में प्रभाव आया। उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, वेबर के विचारों का जो प्रभाव पड़ा, तो वो कहते हैं कि केवल आर्थिक ही नहीं, समाज में जो स्थिति होती है वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पे नहीं उसकी प्रतिष्ठा होती, सामाजिक प्रतिष्ठा या शक्ति नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी भी होती है। व्यक्ति का जो शक्ति और प्रतिष्ठा होती है वो व्यक्ति की आर्थिक पूंजी के आधार पे होती है। तो ये कहते हैं बोर्डू के ऊपर जब इनका प्रभाव पड़ा तो उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी भी होती है जो कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसके सम्मान को निर्धारित करती है। इसके अलावा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है इमाइल दुर्खिम का। इमाइल दुर्खिम ने सामूहिक चेतना और सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया। उनके सामूहिक चेतना और सामाजिक संरचना के सिद्धांत से प्रभावित होकर इस जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसके इमाइल दुर्खिम के संरचनात्मक दृष्टिकोण का उन्होंने उपयोग करके फील्ड का सिद्धांत दिया। इन्होंने फील्ड का सिद्धांत दिया है कि जो व्यक्ति जिस फील्ड में है, जैसे कला की फील्ड में, राजनीति की फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये जो फील्ड है वो व्यक्ति को, समाज को अलग अलग वर्गों में बांटता है। व्यक्ति को उसके जिस फील्ड में है, जिस क्षेत्र में व्यक्ति है, उस क्षेत्र के हिसाब से नियम और संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर व्यक्ति कोई कला के क्षेत्र में है तो कला के क्षेत्र में व्यक्ति का जो नियम होंगे, कला के जो नियम और संरचना होगी वो अलग होगी, शिक्षा के क्षेत्र में अलग होगी। तो व्यक्ति समाज को ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांटता है, भिन्न भिन्न फील्ड में बांटता है। तो इनके कला के नियम और संरचनाएं अलग होंगी, शिक्षा की नियम और संरचनाएं अलग होंगी, राजनीति की अलग होंगी। तो इस आधार पे उनके ऊपर जो प्रभाव है वो इमाइल दुर्खिम का है। सामूहिक चेतना और सामाजिक संरचना का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। मार्टिन हाइडेगर, इनका जो प्रभाव है, इन्होंने सिद्धांत दिया है, इनका जो दृष्टिकोण है अस्तित्ववाद और जीवन के प्रति दृष्टिकोण। हाइडेगर का जो दृष्टिकोण है अस्तित्ववाद और जीवन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। इसका जो इन्होंने इस सिद्धांत का यूज़ किया तो सामाजिक संदर्भ में यूज़ किया कि व्यक्ति सामाजिक संदर्भ में यूज़ करते हुए उन्होंने हैबिटस की अवधारणा को विकसित किया। हैबिटस की अवधारणा को देते हैं कि व्यक्ति जो उसने बचपन में सीखा, इन्वायरमेंट से सीखा, अपने फैमिली बैकग्राउंड से सीखा, जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है उस समाज से उसने जो सीखा, व्यक्ति का जो अनुभव हुआ, वो व्यक्ति जो उसने अनुभव कर लिया वो व्यक्ति की आदत बन जाती है। व्यक्ति का जो अनुभव है, जो जीवन शैली है, अनुभव है, वो उसके व्यवहार को दर्शाता है।
तो इससे प्रभावित होकर उन्होंने हैबिटस की अवधारणा को दिया है। मार्टिन हाइडेगर की जो उनका प्रभाव रहा उससे प्रभावित होकर हैबिटस की अवधारणा देते हैं। मार्शल मॉस का प्रभाव रहा इनके ऊपर। उन्होंने मार्शल मॉस ने उपहार और आदान प्रदान का सिद्धांत दिया है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक पूंजी के विचार को दिया। मार्शल मॉस से प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक पूंजी में कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उपहार और आदान प्रदान का सिद्धांत दिया, तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने सामाजिक पूंजी के रूप में इस सिद्धांत को दिया कि ये सामाजिक एक नेटवर्क की तरह है जो व्यक्ति को संबंधों में बांधता है, संबंधों का महत्व बताता है। एंटोनियो ग्राम्सी का भी इनके ऊपर प्रभाव रहा। एंटोनियो ग्राम्सी ने सांस्कृतिक आधिपत्य, कल्चरल हैजीमोनी की जो विचारधारा दी, इसका भी उनके ऊपर, पियरे बोर्डू के ऊपर उनके विचारों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा। बोर्डू के सिद्धांतों में जो ग्राम्सी का प्रभाव रहा कि इससे प्रभावित होकर उन्होंने प्रतीकात्मक हिंसा की अवधारणा दी है। प्रतीकात्मक हिंसा की अवधारणा को विकसित किया कि कैसे जो प्रभुत्व वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उनके जो वैल्यूज़ है, उनके जो मूल्य हैं, वो अपने प्रभुत्व को जमाए रखने के लिए अपनी वैल्यूज़ को, अपने मूल्यों को दूसरों पे थोपते हैं। जो निम्न वर्ग होंगे, जो उनसे निम्न होंगे, उनके अधीनस्थ होंगे, उनके ऊपर वो अपने मूल्यों को थोपते हैं। इसके अलावा फ्रांस फैनन है जिनका इनके ऊपर प्रभाव रहा। फ्रांस फैनन का जो सिद्धांत है, विचार है, उपनिवेशवाद और मानसिक उपनिवेशवाद का जो विचार है, तो इससे प्रभावित होकर कहते हैं कि अल्जीरिया में जो लोग हैं, अल्जीरिया में जो स्थानीय लोग हैं, उनके ऊपर उपनिवेशवाद का जो उनकी मानसिकता बन गई है, उनकी जो आत्म छवि बन गई है, वो उससे प्रभावित हो गए हैं। ये जो आत्म छवि और मानसिकता का विचार है, उनका प्रतीकात्मक हिंसा की जो अवधारणा है, ये फ्रांस फैनन की उपनिवेशवाद सिद्धांत से प्रभावित होकर दी है। अब जो हमने ये कार्ल मार्क्स, मैक्स वीवर, एंटोनियो ग्राम्सी, फ्रांस फैनन, मार्शल मॉस, इन सारे समाजशास्त्रियों का पियरे बोर्डू के ऊपर प्रभाव होता है। इन दार्शनिकों का जो प्रभाव है, इनसे प्रभावित होकर बोर्डू ने इन सिद्धांतों को विकसित किया है कि समाजशास्त्र में शक्ति संरचना, वर्गीकरण और सांस्कृतिक प्रभावों को समझने में ये महत्वपूर्ण है। इनका उन्होंने विश्लेषण किया है, अध्ययन किया है, फिर इन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं। शक्ति संरचना और वर्गीकरण, सांस्कृतिक प्रभावों को समझाने की प्रयास किया है। पियरे बोर्डू एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने शक्ति और सामाजिक वर्गीकरण के जो सिद्धांत दिए हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, कुछ ऐसे विचार दिए हैं जो इन्होंने विचारधाराएं दी हैं, सिद्धांत दिया है, वो इस तरह से हैं। पहला है, जो प्रमुख विचार हैं, हैबिटस। इनकी प्रमुख अवधारणा है हैबिटस। हैबिटस क्या है कि व्यक्ति की सोच और धारणा, क्रियाएं होती हैं व्यक्ति की, जो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति को प्रभावित करने वाले स्थायी प्रवृत्तियों का एक तंत्र है जो पूर्व अनुभवों से निर्मित होता है और अक्सर अवचेतन रूप में कार्य करता है। व्यक्ति बचपन से लेके जो उसने सीखा है, जो व्यक्ति का अनुभव हो गया है, व्यक्ति ने जो कार्य सीख लिया है, जो उसको अनुभव हो गया है, जो उसने मूल्यों से सीखा है, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, अपने संसाधनों से जो उसका अनुभव हुआ है, वो हैबिटस कहलाता है। उसका वो अवचेतन मन में चला जाता है। जैसे व्यक्ति कोई कार सीखता है, जब वो कार सीखने लगता है तो पहले पूरा ध्यान उसका उस पे ही होता है, सीखने की तरफ ही होता है कि वो कहीं गलत ना चलाए। तो तब वो बातें भी नहीं करता बीच बीच में कि वो उसका ध्यान भटके ना। जब वो सीख जाता है तब वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, अवचेतन मन में चला जाता है। तब वो गाड़ी चलाते हुए बातें भी कर लेता है, क्योंकि उससे पता है कि वो जो ड्राइव कर रहा है वो सही कर रहा है, क्यों उसके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो इसी अवधारणा को उन्होंने दिया है कि ये जो सोच, जो धारणा होती है व्यक्ति की, वो व्यक्ति के अनुभवों से उसको मिली है। वो हैबिटस का उन्होंने ये अवधारणा दी है। पूंजी, नेक्स्ट जो अवधारणा दी है पूंजी की, बोर्डू ने पूंजी की परिभाषा को
जो पूंजी है उसको केवल आर्थिक क्षेत्र से आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं होती पूंजी, बल्कि इसके और भी रूप हैं। और 3 रूप बताए हैं इन्होंने पूंजी के। सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल। जो कल्चरल कैपिटल है वो है ज्ञान, कौशल, शिक्षा, सांस्कृतिक संसाधन। इसको उन्होंने कल्चरल कैपिटल कहा है, सांस्कृतिक पूंजी नाम दिया है। सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल, जो कि सामाजिक नेटवर्क, संपर्क, जो व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध होते हैं उसको उन्होंने सामाजिक पूंजी कहा है। प्रतीकात्मक पूंजी, सिंबॉलिक कैपिटल। सिंबॉलिक कैपिटल जो प्रतीकात्मक पूंजी है वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसका सम्मान, मान्यताएं है। तो पूंजी की बात, पियरे बोर्डू पूंजी की बात करते हैं कि आर्थिक पूंजी के अलावा और भी 3 पूंजी हैं, जो कि सांस्कृतिक पूंजी है, सामाजिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी। इसके अलावा उन्होंने जो अवधारणा दी है, जो विचार दिया है, फील्ड, क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जैसे जो फील्ड जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जैसे कि सामाजिक क्षेत्र जिसमें कला, शिक्षा, राजनीति, यहाँ व्यक्ति संसाधनों और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। जब वो क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र की बात, जैसे कोई व्यक्ति अगर कला के क्षेत्र में है तो कला के संबंधित जो नियम और संरचनाएं होंगी उसमें उस क्षेत्र से संबंधित होगा। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित होगा, उसके नियम और संरचना से संबंधित। तो प्रत्येक का अपना नियम और संरचना होता है, व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करता है, उसी के अनुसार प्रतिस्पर्धा भी करता है। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक हिंसा, सिंबॉलिक वॉयलेंस। उच्च वर्गों द्वारा, जो उच्च वर्ग के उन्होंने जो मूल्य अपनाए हैं, उन उच्च वर्गों द्वारा अपने मूल्यों और मान्यताओं को अधीनस्थ समूहों पर थोपना। जो उच्च वर्ग होते हैं उन्होंने जो मूल्य अपनाए हैं वो उन मान्यताओं को जो निम्न वर्ग के, उनसे जो निम्न होंगे, प्रतिष्ठा में निम्न होंगे, वर्ग में निम्न होंगे, तो उनके ऊपर अपने मूल्यों को वो थोपते हैं, जिससे ये समूह अपनी सामाजिक स्थिति को स्वाभाविक मानने लगते हैं कि जो उनकी सामाजिक स्थिति है वो स्वाभाविक है, और अपने जो मूल्य हैं, वो जो प्रभुत्व वर्ग है वो अपने मूल्यों को अधीनस्थ मूल्य, जो निम्न वर्ग है, निम्न समूह है, उन पे थोपते हैं। डिस्टिंक्शन, ये इनकी पुस्तक है, डिस्टिंक्शन और सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट में उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक रुचियों और पसंद कैसे सामाजिक विभाजन को मजबूत बनाती है। जो डिस्टिंक्शन ये पुस्तक है, इसमें पियरे बोर्डू ने समाज में जो व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है, अपनी रुचियां हैं, तो व्यक्ति की पसंद और रुचि के हिसाब से भी समाज में जो विभाजन होता है वो विभाजन और भी मजबूत बनता है इन व्यक्ति की पसंद और रुचियों के आधार पे। इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया है। तो इन्होंने जो प्रमुख विचार दिए हैं, हैबिटस का विचार दिया है कि जो व्यक्ति की जो धारणा है, क्रिया, व्यवहार है, उसके अनुभवों से आया है। पूंजी की अवधारणा दी है, इसमें आर्थिक पूंजी के साथ साथ सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी की बात करते हैं। क्षेत्र की, सामाजिक क्षेत्र जैसे कला, शिक्षा, राजनीतिक क्षेत्र, व्यक्ति की अपने उस क्षेत्र से संबंधित नियम और संरचना होती है। प्रतीकात्मक हिंसा की जो प्रभुत्व वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, वो अपने मूल्यों को अपने से निम्न जो हैं उनके ऊपर थोपते हैं, अपने मूल्यों को एक स्वाभाविक मानते हैं कि उनकी जो स्थिति है वो स्वाभाविक है। डिस्टिंक्शन की कैसे व्यक्ति की जो रुचियां, जो पसंद होती हैं, वो समाज को बांटने का कार्य करती है, समाज में जो विभाजन है उसको और भी मजबूत बनाती है। पियरे बोर्डू का जो कार्य हैं वो समाज में शक्ति की संरचना, जो समाज में शक्ति है, पावर है व्यक्ति की, वो संरचना कैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक असमानता को आकार देती है, इन कार्यों के थ्रू ये समझाया है। उनके कुछ निम्नलिखित कार्य हैं, कोई उनकी पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहली है डिस्टिंक्शन और सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट, 1979 में लिखी है।
इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया कि सांस्कृतिक रुचियाँ और जो पसंद है व्यक्ति की सामाजिक वर्गों की, तो वो कैसे समाज में एक दूसरे को समाज को बांटती है और उस जो विभाजन है समाज में पसंद और रुचियों के आधार पे जो विभाजन हो रहा है उस विभाजन को और भी ज़्यादा बढ़ाती है, उसको मजबूत बनाती है। कि कैसे उच्च वर्ग की जो संस्कृति है उसको संस्कृति पसंद को उच्च या शिष्ट मानना, जो उच्च वर्ग की पसंद है उस संस्कृति को उच्च या शिष्ट मानना, जबकि निम्न वर्ग की रुचियों को कमतर समझा जाता है। जैसे उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जैसे शादी समारोह में देखा जाए जो ट्रेंड उन्होंने फॉलो कर दिया, तो वैसे ही जो निम्न समूह के लोग हैं धीरे धीरे वो भी उसी ट्रेंड को फॉलो करने लपटते हैं। जैसा अब शादी में देखा जाता है, जैसे जो बड़े बड़े उच्च वर्ग के जो लोग हैं जिस तरह का पहनावा पहनते हैं, फिर वैसे ही धीरे धीरे वो मिडिल क्लास में धीरे धीरे निम्न समूहों में वैसा ही आने लगता है। वैसे ही है कि जो उच्च प्रभुत्व के लोग हैं उनकी पसंद है वो दूसरों पे कैसे कैसे वो थोपी जा रही है। दूसरी है द आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस 1972। इस पुस्तक में हैबिटस और पूंजी के विचार को उन्होंने दिया है। हैबिटस और पूंजी की अवधारणा जो है वो आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस इस पुस्तक में इस विचारधारा को रखा है कि सामाजिक प्रथाओं के पीछे संरचनाओं को समझने की कोशिश की है। कि जो व्यक्ति की सब जो सामाजिक प्रथाएं हैं उसके पीछे जो संरचना है समाज की उसको समझने की कोशिश की है। हैबिटस व्यक्ति की जो आदत है वो कैसे बनी है, वो व्यक्ति के अनुभव से बनी है, उसके व्यवहार, उसके मूल्य, उसके समाज में जिस संरचना में वो रह रहा है वैसी ही उसकी हैबिट होती है। तो वो हैबिटस और पूंजी की जो विचारधारा है विचार है वो सामाजिक जो प्रथाएं हैं उसके पीछे जो संरचना है उसको समझने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने बताया कि जो लोग हैं वो समाज में अपने अनुभव और सीख से एक हैबिटस विकसित करते हैं, एक अपनी आदत विकसित करते हैं जो उनकी आदतों और व्यवहार को निर्देशित करती है। नेक्स्ट है द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1980 में लिखी है ये पुस्तक। इस पुस्तक में व्यवहार का तर्क दिया है, व्यवहार के तर्क का सिद्धांत दिया उन्होंने कि जिसमें ये बताया कि हमारे जो निर्णय हैं और कार्य कैसे संरचनात्मक और सांस्कृतिक प्रभावों से प्रभावित होते हैं। कि जो हम निर्णय लेते हैं, जो हम कार्य करते हैं, तो उसके पीछे एक संरचना होती है सांस्कृतिक, उस संरचना के पीछे हमारा जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो झलकता है, वो दिखाई देता है व्यक्ति के व्यवहार में। होमो अकेडमिक 1984 ये कार्य उन्होंने अकादमिक क्षेत्र का विश्लेषण किया। जो अकादमिक विश्लेषण किया तो इसमें एक क्षेत्र में देखा कि जो शक्ति संरचनाएं और विभाजनों को समझाया। इस अकादमिक क्षेत्र में इन्होंने प्रतीकात्मक पूंजी का उपयोग किया है कि कैसे वर्गीकरण जो है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन 1993 में लिखी है। इस पुस्तक में बोर्डू ने सांस्कृतिक उत्पादन के क्षेत्र का विश्लेषण किया है जिसमें लेखक, कलाकार और अन्य सांस्कृतिक उत्पादकों की भूमिका और संघर्षों को समझाने का प्रयास किया। कि जो सांस्कृतिक उत्पादन है, सांस्कृतिक उत्पादन उसके क्षेत्र में कि लेखक, उत्पादक के क्षेत्र में कौन आता है, लेखक, कलाकार, सांस्कृतिक उत्पादकों की जो भूमिका है और उनके जो संघर्ष हैं उसके बारे में बात की है कल्चरल प्रोडक्शन में। कि सांस्कृतिक क्षेत्र के नियमों और संरचनाओं को पर भी प्रकाश डाला है। सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित जो नियम और संरचनाएं हैं उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट है मैस्कुलिन डोमिनेशन। कि समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, कैसे वो लिंग आधारित विभाजन को बढ़ाता है। तो लिंग आधारित विभाजन को उन्होंने समझाया है। प्रतीकात्मक हिंसा का एक उदाहरण माना उन्होंने कि जिसमें समाज के स्थापित जो नियम हैं, जो संरचनाएं समाज में जो नियम हैं वो कैसे महिलाओं को अपने अधीनस्थ बनाने में सहायक होती हैं। समाज में जो पुरुष प्रधान जो समाज है तो उसने कैसे जो नियम बना दिए हैं, ऐसी संरचनाएं बना दी हैं जिससे महिलाओं को अपने अधीनस्थ बनाया है।
वो सब महिलाओं को अपने अधीनस्थ बनाने में सहायक होती हैं। तो इससे संबंधित उन्होंने प्रतीकात्मक हिंसा का उदाहरण दिया है। पैस्कलियन मेडिटेशन, इस पुस्तक में बॉर्डू ने अपने जो विचार हैं उनको दोबारा से विश्लेषण किया है, पुनः विश्लेषण किया है कि कैसे जीवन का जो अर्थ और सामाजिक संरचनाओं पे ध्यान केंद्रित किया है इन्होंने। ये उनके प्रमुख कार्य हैं कि बॉर्डू का जो कार्य है वो समाज में शक्ति, वर्ग और प्रतीकात्मक हिंसा जैसे मुद्दों पे गहरी समझ प्रदान करता है। बॉर्डू के जो कार्य हैं वो शक्ति, वर्ग और प्रतीकात्मक हिंसा जैसे मुद्दों पे गहराई से उन्होंने समझ प्रदान की है कि सामाजिक असमानता और शक्ति संरचनाओं के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है उनके योगदान को। पियरे बॉर्डू ने सामाजिक असमानता और शक्ति संरचना के अध्ययन के लिए उनको जाना जाता है। तो ये थे पियरे बॉर्डू के प्रमुख कार्य। उनकी जो विचारधाराएं हैं, हैबिटस कैपिटल, जो कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।